नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी अखाड़ा की हिंदी माध्यम की करंट अफेयर सीरीज़ के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अनुच्छेद 143, जिसके अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति को ये शक्ति मिलती है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी ऐसा प्रश्न कर सकते हैं जो उनके हिसाब से लोकहित के लिए ज़रूरी है। तो उनको एक न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है और हाल ही में एक संविधान पीठ ने इसके ऊपर सुनवाई शुरू करी है। इस कारण से ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक बन जाता है। तो देखते हैं पहले हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों इसके ऊपर बात चल रही है। पहले जानिए हुआ क्या है, क्या परिप्रेक्ष्य क्या है। देखिए, मई 2025 में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने कुछ 14 प्रश्न किए थे न्यायालय से। अपने आर्टिकल अनुच्छेद 143 के अंदर अपने जो प्रावधान है 143 के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए कुल 14 क्वेश्चंस न्यायपालिका से करे थे, उनसे उनकी राय मांगी थी। तो आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे ठीक 2 दिन पहले ही जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने एक संवैधानिक पीठ बिठाकर उस मामले पर उस प्रश्नों का उत्तर देने या अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए एक सुनवाई शुरू कर दी है। इसीलिए हम इसको पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, ऐसा क्यों किया गया, क्यों राष्ट्रपति जी ने अपनी राय मांगी, क्यों इसको आर्टिकल 143 को इन्वोक किया गया और पूरी कहानी क्या है, और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, हुआ क्या था कि अप्रैल के महीने में, इसी साल अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2025 में न्यायालय की एक 2 न्यायाधीशों वाली बेंच ने एक जजमेंट दी थी, एक निर्णय दिया था। वो निर्णय क्या था? वो केस था जिसके अंदर तमिलनाडु सरकार ने अपने ही राज्यपाल के खिलाफ एक केस किया था और तमिलनाडु सरकार का कहना था कि उनके राज्यपाल हैं वह जानबूझकर जो विधानमंडल द्वारा पास विधेयक है, विधानमंडल द्वारा पारित किए हुए विधेयक है, उनको स्वीकृति नहीं दे रहे, उनको एसेंट नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो लॉ या विधेयक नहीं बन पा रहे, वो अधिनियम नहीं बन पा रहे हैं। तो उन विधेयकों और कहा था कि जो जानबूझकर उन पर बैठे हुए हैं, उनकी स्वीकृति रोक रखी है। और कई विधेयकों के लिए उन्होंने राष्ट्रपति जी को भी आह्वान किया है, राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति जी को आह्वान किया है उन विधेयकों के लिए। कि देखिए, मैं आपको बता दूं, राज्यपाल के पास, किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास से प्रावधान रहता है कि वो या तो किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या नहीं दे सकता है, वो बात की बात करेंगे। स्वीकृति दे सकता है, साथ ही साथ वो कुछ ऐसे विधेयक जो उनको लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं, वो राष्ट्रपति के संज्ञान के लिए, राष्ट्रपति की राय के लिए भी आरक्षित कर सकता है। तो तमिलनाडु सरकार का कहना था कि जो हमारे राज्यपाल जी हैं वो किसी भी तरीके से हमारे विधेयकों को पारित नहीं कर रहे हैं, या तो उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले रहे, और निर्णय ले भी रहे हैं तो वो राष्ट्रपति जी के संज्ञान के लिए आरक्षित कर दिए जा रहे हैं। तो इस कारण से जो राज्य की रोजमर्रा की गवर्नेंस है उसके अंदर बाधा आ रही है, और इसी के साथ जो है राज्य सरकार की ताकतों का भी हनन हो रहा है। इस कारण से ये राज्य सरकार जो है अपने राज्यपाल के खिलाफ ही सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। और किसने संज्ञान लिया? 2 न्यायाधीशों की पीठ ने। देखिए, एक चीज, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में भी, जो बच्चे हमारे साथ कल के लेक्चर में जुड़े थे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी बड़ी पीठ होती है सुप्रीम कोर्ट की, निर्णय उतना ही हावी होता है। 2 बेंच की जो पीठ होती है वो एक छोटी बेंच है, और कभी भी किसी संविधान को लेकर, किसी संवैधानिक प्रोविजंस को लेकर कोई जजमेंट देनी होती है, कि उसके ऊपर व्याख्या करनी होती है, तो हमें कम से कम 5 जजों की पीठ बिठानी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 जज की पीठ थी, तो यानी कि अपने आप में एक छोटी बेंच थी। पर इस छोटी बेंच ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
उसने कहा कि जो आर्टिकल 200 है, 200वां अनुच्छेद है संविधान का, और जो उसके साथ साथ अनुच्छेद 201 है जो कि राष्ट्रपति जी के अधिकार बताता है विधानमंडल के विधेयकों के लिए, वो हालांकि संविधान उनकी कोई समय सीमा तय नहीं करता। ये उस पीठ ने, उस दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने बताया कि संविधान किसी भी तरीके की कोई समय सीमा तय नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई एक्शन ही ना लें, आप उसके ऊपर कोई कार्य ही ना करें। ऐसा करना असंवैधानिक है। और ये कहते हुए, असंवैधानिक कहते हुए उन्होंने एक सीमित कर दिया, इसको एक सीमा दे दी, 3 महीने की, 4 महीने की एक पूरी सीमा दी, अलग अलग परिप्रेक्ष्यों के लिए एक सीमा दी, जिसके अंतर्गत राज्यपाल को उन विधेयकों पर अपनी राय देनी है या फिर उसके ऊपर उसको स्वीकृति देनी है या नहीं, वो तय करना है। तो एक राय दे दी उन्होंने। आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 को एक तरीके से उनकी नई व्याख्या दे दी। तो इस व्याख्या को देने से एक द्वंद्व पैदा हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि पहली चीज, कैसे एक 2 जज की बेंच ऐसा कर सकती है? क्योंकि संविधान को इंटरप्रेट करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान को इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच तो चाहिए। यहां पर 2 न्यायाधीशों की बेंच ने ही जजमेंट दे दिया, एक इंटरप्रेटेड व्याख्या कर दी। दूसरी चीज, ऐसा करने से क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो ताकतें हैं, जो उनका जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, कहीं उनके ऊपर उनका हनन तो नहीं है? ये ऐसी द्वंद्व पैदा कर दिया। इसी के चलते, इसी के संदर्भ में राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार का आह्वान किया। सलाहकार क्षेत्राधिकार सुप्रीम को सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। याद रखिएगा, ये सलाहकार क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होता है और सिर्फ उसी के पास होता है। ये आर्टिकल 143 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 143, वो संविधान के भाग 5 का हिस्सा है और उस भाग 5 के भी खंड 5 का, जो कि सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की ताकतों को बताता है, ताकतों की व्याख्या करता है, ये उसका हिस्सा है। ये राष्ट्रपति जी के क्षेत्राधिकार का व्याख्या नहीं करता। ये व्याख्या हमारे सर्वोच्च न्यायालय की, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष क्षेत्राधिकार होता है जो किसी और न्यायालय के पास हमारे देश में नहीं है, वो है सलाहकार क्षेत्राधिकार का, या फिर इसको हम लोग एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों ने पढ़ा होगा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, एडवाइजरी तरह तरह के क्षेत्राधिकार होते हैं हर कोर्ट के पास, लेकिन जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहती है, क्षेत्राधिकार रहता है कि वो राष्ट्रपति जी को और उनके माध्यम से जो पूरी कार्यप्रणाली है, पूरी कार्यप्रणाली है जिसके अंदर आपके कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, उनको एडवाइस कर सकता है। लेकिन ये एडवाइस उनके मांगने पर ही किया जाएगा, अपने स्वयं से सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी या फिर सलाह नहीं दे सकता। तो जब ये जजमेंट आई तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने आह्वान किया सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपने जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है, जो कि उनको अनुच्छेद 143 के अंतर्गत मिला है, उसके अंतर्गत हमें राय दे कि क्या ये प्रश्नों का क्या उत्तर मिलेगा और ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और ये सारे प्रश्न जो थे वो आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर के आसपास ही थे। तो करीब 14 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, वैसे तो 14 के 14 क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं, हर कोई बहुत ही प्रासंगिक है, और अगर कोई पॉलिटी की अच्छी समझ रखता है तो उसको ये 14 के 14 क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आएंगे। परंतु समय का अभाव होता है, हम सारे के सारे तो नहीं जो है डिस्कस कर पाएंगे, परंतु कुछ मोटा मोटा जो सार है इन सब क्वेश्चंस का वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ जो उन्होंने पूछी है, जो हमारे
राष्ट्रपति जी ने पूछी है कि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके समक्ष संवैधानिक विकल्प क्या क्या हैं? संवैधानिक विकल्प क्या क्या हैं? पहली चीज ये पूछा कि मान लीजिए मैं राज्यपाल हूं, राज्यपाल के समक्ष एक विधेयक आया है, तो वो क्या करे? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस विद हिम? कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या पावर देता है कि उसके उस विधेयक के साथ क्या क्या कर सके। आगे उन्होंने पूछा क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अपने समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? यानी कि उन्होंने कहा कि जब किसी विधेयक को हमें स्वीकृति देनी है या नहीं देनी, तो क्या उसके लिए भी जो राज्यपाल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट कार्य, जो राष्ट्र का मंत्री परिषद है या कार्यप्रणाली है, क्या उसके द्वारा दी गई राय के लिए या फिर सहायता के लिए बाध्य है? देखिए, जहां तक हमारे संविधान का प्रश्न है, संविधान जो है राज्यपाल की भूमिका को बहुत अच्छे से बताता है कि राज्यपाल के पास कोई भी विवेक अधिकार नहीं है। राज्यपाल के पास कोई भी विवेक अधिकार का मतलब होता है विवेक अधिकार, इंग्लिश में इसी को ही डिस्क्रिशन कहा जाता है। देखिए, संविधान ना राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के लिए किसी भी तरीके की डिस्क्रिशन या फिर विवेक अधिकार का जिक्र नहीं करता। कुछ कुछ जगह पे ऐसी चीजें जरूर दी गई हैं जहां से कुछ सिचुएशंस बन जाती हैं जहां पर हमें या फिर इन कार्यप्रणाली या फिर इन पीठाधीन अधिकारियों को कुछ कुछ विवेक अधिकार मिल जाता है, डिस्क्रिशन मिल जाती है। परंतु संविधान जगह जगह पे यह बताता है कि गवर्नर और राष्ट्रपति केंद्रीय और राज्य के मंत्री परिषद की सहायता, एड एंड एडवाइस या फिर उनकी सलाह के बाध्य हैं। उनके पास कोई स्वयं का विवेक अधिकार या डिस्क्रिशन नहीं है। तो ये चीज दोबारा पूछी गई है कि क्या जब राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी विधेयक के ऊपर अपनी स्वीकृति देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, या उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है या उसके ऊपर कोई विकल्प लेना है, तो क्या उस समय पर भी ये राज्यपाल जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्री परिषद के राय के बाध्य हैं या नहीं? ये प्रश्न पूछा गया है। फिर तीसरा प्रश्न जो बहुत जरूरी है, और यही शायद हम 3 प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं, बाकी 14 प्रश्न अलग हैं, वो फिर कभी पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए तीसरा प्रश्न ये कहता है कि जो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, अगर पहले तो ये पूछा कि विवेक अधिकार है या नहीं, फिर पूछा कि अगर मान लीजिए एक राज्यपाल अपने विवेक से कोई डिसीजन, कोई राय, कोई कार्य कर देता है, किसी विधेयक को स्वीकृति देने या ना देने का या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का कोई भी एक निर्णय ले लेता है अपने विवेक से, तो क्या वो उस विवेक का इस्तेमाल करना न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है? क्या वो क्या जो आपकी जुडिशरी है या फिर जो आपका न्यायपालिका है, क्या उस विवेक पर प्रश्न उठा सकती है कि उसने विवेक का इस्तेमाल किया या नहीं किया, और अगर विवेक का इस्तेमाल किया तो सही किया या नहीं किया? तो ये 3 बड़े बड़े प्रश्न पूछे कि पहली बात कि अगर हमारे पास कोई बिल आ जाता, कोई विधेयक आ जाता, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम लोग क्या कर सकते, क्या विकल्प है हमारे पास? दूसरी चीज कि अगर हमें उसके ऊपर स्वीकृति देनी है या नहीं देनी, उन विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए क्या हम बाध्य हैं राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की राय के लिए? और तीसरी चीज, अगर हमने विवेक अधिकार का इस्तेमाल कर लिया, हमने अपने विवेक अधिकार का इस्तेमाल करके उन विकल्पों में से एक चुन लिया, तो क्या उस विवेक अधिकार को न्यायपालिका
जो है समीक्षा कर सकती है उस विवेक अधिकार का कि सही है या गलत है, या फिर विवेक अधिकार इस्तेमाल किया जाना था या नहीं किया जाना था, इतना भी। तो ये 3 बड़े बड़े प्रश्न थे। इसके साथ साथ कुछ प्रश्नों में आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 का भी जिक्र है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ आर्टिकल्स में आर्टिकल 361 का भी जिक्र है। 361 क्या करता है, ये भी एक बहुत जरूरी अनुच्छेद है। 361 सभी राज्यपालों को, सभी राज्य के राज्यपालों को एक इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी मतलब वो उनको किसी भी न्यायपालिका के समक्ष आने से बचाव करता है। यानी कि अगर जब तक के कोई राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान, किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायिक कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता या फिर उसके ऊपर कोई भी केस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पहला केस हमने डिस्कस किया, जो पहला केस हमने जिसके बारे में बात करी, तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल, तो राज्यपाल को ही सीधा का सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। लेकिन 361 जो आपका संविधान का अनुच्छेद 361 है, वो साफ साफ कहता है कि राज्यपाल के ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता, उसको कटघरे में नहीं खसीटा जा सकता अगर वो सिर्फ अपना ही काम कर रहा है तो। और जो विधेयक के ऊपर स्वीकृति देना या ना देना उसका ही काम है, वह अपना काम ही कर रहा है, जिसके लिए आप उसको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। तो ये भी एक प्रश्न पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। आपको ये पीपीटी में 14 के 14 प्रश्न मिल जाएंगे, पढ़िएगा। अच्छे प्रश्न हैं, पर मोटा मोटा ये 3-4 चीजों को ही इन लोगों ने उन 14 प्रश्नों में पूछा है। अब एक एक करके हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझते हैं इस द्वंद्व को लेकर। पहला है आर्टिकल 143 है क्या। हमने इतनी देर तक बात करी आर्टिकल 143 के ऊपर, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 143 क्या है। अभी तक आप जान चुके हैं आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय को क्या देता है, सलाहकार होने का क्षेत्र अधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी विधि संबंधी प्रश्न या लोक महत्व के तथ्य को, यानी कि कोई भी चीज जो उनकी पब्लिक इंटरेस्ट में हो या जो उनको लगे पब्लिक इंटरेस्ट की है या विधि संबंधी है, कोई इंटरप्रिटेशन चाहती है लॉ का, तो वो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की राय की मांग कर सकते हैं। एक चीज और अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास स्वयं का विवेक अधिकार नहीं होता, उनको जो भी काम करना होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना होता है। तो यहाँ 143 आर्टिकल में भी ये जो ऐसा संदर्भ से केवल और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही लिया जाता है। यानी कि जो 14 क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़े वो राष्ट्रपति जी ने नहीं पूछे, बल्कि उनको सिफारिश करी गई कि वो ऐसा करें, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आगे 143 के अगला ही आर्टिकल, जो 2 आर्टिकल बाद है, वो है 145। वो ये कहता है कि अगर कभी भी ऐसी कोई बात हो जब राष्ट्रपति आपसे सलाह मांगे, सुप्रीम कोर्ट को वो कहता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि राष्ट्रपति आपसे 143 के अंदर सलाह मांग रहे हैं, तो आपको वो सलाह जो है कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा ही देनी है। यानी कि उस सलाह के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाना है। देखिए, ये जो सलाह होती है ना, जिस सलाह की हम बात कर रहे हैं, ये सलाह ऐसी नहीं है जैसे आप मेरे पास आए एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट मेरे पास आया, आपने मुझसे पूछा सर क्या करें, तो मैंने ऐसे बैठे बैठे कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी तोड़ रहा हूँ और ऐसे दे दी, अरे बेटा ये पढ़ लो हो जाएगा, ऐसे कर लो हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ऐसी सलाह नहीं देता। राष्ट्रपति जी खुद स्वयं नहीं जाते। एक दिन उन्होंने गाड़ी उठाई, अपना घूमते फिरते चले गए मुख्य न्यायाधीश के घर पर और उनसे चाय पीते पीते पूछा, न्यायाधीश जी बताइए
तो आर्टिकल 200 का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर ऐसी सलाह नहीं होती, वह पे सलाह भी प्रासंगिक तरीके से होती है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट है, सलाहकार नहीं है। राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद। तो सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट है, याद रखिएगा, वो एक न्यायपालिका है, वो सलाहकार नहीं है। तो न्यायपालिका क्या करती है? सुनवाई करती है। न्यायपालिका क्या करेगी? सुनवाई करेगी। तो केस को सुनेगी, दलीलें सुनेगी। तो जब राष्ट्रपति जी सलाह मांगते हैं तो वो भी दलीलें ही सुनते हैं, तो उनको भी दलीलें, तो जब राष्ट्रपति जी सलाह मांगते हैं तो उसके लिए भी जो आपका न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो बकायदा सुनवाई करता है। उस सुनवाई को कौन सुनता है? संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ कम से कम 5 जजेस की होती है और बकायदा इसके अंदर वकील भी होते हैं। सरकार का वकील कौन होगा? सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल होंगे। प्रधानमंत्री जी खुद का, राष्ट्रपति जी खुद पूरे गट्ठर लेके जाएंगे किताबों का सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या कहेंगे? वो अपने वकील, अपने अधिवक्ता, उनका अधिवक्ता कौन है? अटॉर्नी जनरल। उनको बुलाएंगे अपने पास, कहेंगे तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, ये कागजों का गट्ठर लेके। वो पूछेंगे इनमें क्या है? वो कहेंगे मैंने आर्टिकल 143 के अंतर्गत कुछ सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तुम जाके मेरे बिहाफ पर, मेरी जगह पर, क्योंकि तुम मेरे अधिवक्ता हो, मेरी जगह पर तुम जाके ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से पूछो और जो वो जवाब दे उनको मेरे पास लेकर आओ। तो यानी कि जो आपका ये सलाह का क्षेत्राधिकार है वो एक तरीके से सुनवाई का रूप लेता है, जहां पर सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आते हैं और विपक्ष में भी कोई ना कोई वकील सुप्रीम कोर्ट स्वयं बिठाता है। फिलहाल के केस के लिए वो वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल के विरुद्ध इस केस के अंदर दलील पेश कर रहे हैं। तो ये एक दलील की तरह दी गई सलाह है। तो इसके अंदर भी बकायदा जजमेंट आएगी, पूरा का पूरा न्यायिक निर्देश आएगा। जब ये सलाह को सुन लिया, जब दोनों दलीलें सुनी जाएंगी तो एक बकायदा निर्देश आएगा और उस निर्देश को सलाह के रूप में लिया जाएगा। फिर चलिए, तो इस सुनवाई के बाद जैसे कि हम आगे वापसी आते हैं अपने लेक्चर पे, जो ये राय, जो सुनवाई के बाद जो राय मिली, जो ऑर्डर आया, जो न्यायपालिका ने जो ऑर्डर दिया, वो ही राय बनती है। परंतु ये राय बाकी कोर्ट ऑर्डर से भिन्न होती है। ये समझिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी ऑर्डर दिया है वो पूरे देश में बाध्य होता है। कोई भी सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो, कोई भी फंक्शनरी हो, वो सब उस जो कोर्ट का निर्णय होता है, कोई एक सामान्य केस में जो निर्णय लेता है उससे बाध्य हो जाता है, वो मानना ही पड़ता है। उससे ऊपर कोई और सत्ता हमारे देश में नहीं है, ये सोचना होता है। लेकिन जो आर्टिकल 143 के अंतर्गत, आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो सलाह दी गई है, जो आर्टिकल 143 के अंदर जो सलाह दी जाती है, जो आपका एक न्यायिक डिक्री आती है, जो समिवेश आता है, उसके अंतर्गत दी गई सलाह बाध्य नहीं होती, बाधाकारी नहीं होती। हालांकि वो एक जजमेंट है, परंतु उस सलाह के लिए वो राष्ट्रपति को प्रतिबद्ध नहीं किया सकता कि वो सलाह वो माने ही माने। राष्ट्रपति मतलब यहां पर राष्ट्रपति को सलाह देने का मतलब है मंत्रिपरिषद को सलाह देना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना। तो ये मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति जी के लिए ये सलाह बाध्यकारी नहीं होती। वो चाहे तो इस सलाह को माने, चाहे तो इस सलाह को वो रिजेक्ट कर दे कि नहीं, हमें आपकी सलाह पसंद नहीं आई। तो और एक चीज और समझिएगा
एक तरफ तो उस सलाह को मानने के लिए हमारे राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है जवाब देने के लिए, सलाह देने के लिए? ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य होगा। अगर राष्ट्रपति ने 143 के अंतर्गत सवाल पूछ भी लिया तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी बाध्य नहीं है उसका जवाब देने के लिए। वो कह सकता है कि मुझे आपका प्रश्न पसंद ही नहीं आया, वो ये सीधा कह सकता है मुझे आपका प्रश्न पसंद आया ही नहीं, मैं इसके ऊपर जवाब देता ही नहीं, या फिर मुझे नहीं लगता कि इतना कोई जरूरी प्रश्न है जो कि जिसको लेकर आप मेरे पास आ गए हैं, तो हम इसके ऊपर सलाह नहीं देनी चाहते। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ये कह सकता है कि हम आपके ऊपर इस मुद्दे पर सलाह नहीं देना चाहते। ज्यादातर ये इसलिए किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है, सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि जो प्रश्न है वो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का है, तब वो इसको मना कर सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि लोक महत्ता का नहीं है। परंतु यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रश्न को मना कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो कि किसी ऐसी संधि या कानून के संदर्भ में पूछा गया है जो कि संविधान लागू होने से पहले निर्धारित की गई थी, उस स्थिति में न्यायालय को अपनी राय देना बाध्य है। समझिएगा, इसको थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए मना कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो उसका डिस्क्रिप्शन है, उनका विवेक अधिकार है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया है जो किसी ऐसी संधि या कानून के ऊपर है जो कि तब लागू हुई थी जब हमारा संविधान अस्तित्व में नहीं आया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो पारित हुई, उसके अंदर कोई ऐसी सलाह पूछी गई है तो सुप्रीम कोर्ट वह बाध्य बन जाता है सलाह देने के लिए। एक चीज को आप समझिएगा, ऐसी कौन सी संधि हो सकती है? मान लीजिए 1950 से पहले हमने कोई किसी देश के साथ, किसी पड़ोसी मुल्क के साथ कोई क्षेत्र के लिए या कोई बाउंड्री के लिए हमने बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए एक संधि करी, एक एग्रीमेंट किया, और वो आज एक प्रश्न बन चुका है। उसके संदर्भ में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछ लिया। या फिर कोई कानून जो पहले का है, जैसे कि आपके कोई 1924 का कोई कानून है, 1925 का कानून है, उसके संदर्भ में राष्ट्रपति जी ने प्रश्न पूछा, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय बाध्य हो जाता है। तो ये था आर्टिकल 143 के ऊपर हमने क्या क्या मोटी मोटी चीज समझी। ये सुप्रीम कोर्ट को सलाह का क्षेत्राधिकार देता है। दूसरी चीज, ये इसकी सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ करती है, जिसको संवैधानिक बेंच कहते हैं। तीसरी चीज, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह के लिए बाध्य नहीं है, कि उसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। चौथी चीज, सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी बाध्य नहीं है कि वो सलाह दे। तो चार चीजें याद रखेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। फिर आता है आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 क्या है? अनुच्छेद 200 उस चीज को बताता है, उन पावर्स को या उन क्षेत्राधिकारों को बताता है जो कि राज्यपाल के पास रहते हैं विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए विधेयक के ऊपर। यानी कि वो ये बताता है कि जब विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास आए, वो तब तक एक अधिनियम या लॉ नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल या महामहिम इसको अपनी स्वीकृति ना प्रदान कर दें। वो ऐसे कहता है कि उसको बाध्य करता है कि वो स्वीकृति उनकी चाहिए ही चाहिए। अब स्वीकृति देना तो बाध्य है, मतलब वो स्वीकृति लेना बाध्य है, लेकिन क्या राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्य है या नहीं? हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जब ये बिल या ये विधेयक राज्यपाल के मेज पर पहुंचता है तो उनके पास 3 विकल्प रहते हैं। या तो वो अनुमति दे सकते हैं, या अनुमति पे रोक लगा सकते हैं, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति जी के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। एक और विकल्प रहता है, वो ये है
कि जो राज्यपाल हैं वो उस विधेयक को विधानसभा वापस भेज सकते हैं कि भाई दोबारा सोचिए, दोबारा विचार करिए, और वो विधानसभा दोबारा विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास भेज सकती है। अब जब ऐसा हो जाता है कि राज्यपाल के पास विधेयक वापस आ गया, तब राज्यपाल के पास ये विकल्प नहीं बचता कि वो वापस विधानसभा के पास वही विधेयक भेज सके। यह जो विधानसभा के पास वापस भेजने का कार्य वो एक विधेयक के लिए एक ही बारी कर सकते हैं। तो राज्यपाल के पास ये विकल्प नहीं बचता। जब अगर एक बारी दोबारा पारित होकर वो विधेयक आ जाता है, तब ले देके उनके पास ये 3 विकल्प ही बचते हैं, और इन्हीं 3 विकल्पों पर हमें अब संज्ञान लेना है। या तो वो अनुमति दे सकते हैं, या अनुमति रोक सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आर्टिकल 200 जो है क्या कहता है, इसके बाद आर्टिकल 200 क्या कहता है? हर्षद जी कहते हैं कि ये 3 विकल्प है उसके पास, परंतु इन 3 विकल्पों को इस्तेमाल करने के लिए वो कोई समय सीमा तय नहीं करता, बल्कि जो शब्दों का इस्तेमाल करता है वो ये है कि प्रस्तुतिकरण के पश्चात राज्यपाल को यथाशीघ्र इन 3 विकल्पों में से एक का अनुष्ठान करना होगा। यथाशीघ्र मतलब एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल 1 सेकेंड भी हो सकता है, और 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल, कोई निर्धारित समय सीमा तय नहीं किया है। ये राष्ट्रपति ये इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया है एज सून एज पॉसिबल क्या है। अब इसी यथाशीघ्र या एज सून एज पॉसिबल के कारण ही ये पूरी रामकथा शुरू हुई है, क्योंकि इसी पर तमिलनाडु बनाम गवर्नर में व्याख्या की गई थी या इंटरप्रिटेशन दी गई थी। क्योंकि ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई, और जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो उन बिल्स पर, उन विधेयकों पर कोई कार्य नहीं कर रहे थे, उनको समर्थन, ना उनको रिजेक्ट कर रहे थे, ना ही उनको पारित कर रहे थे। इस कारण से तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जाना पड़ा, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसी शब्द की व्याख्या करी। फिर इस जजमेंट को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, उन्होंने इस जजमेंट में उस 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जो अनुच्छेद 200 है उसमें समय सीमा का कोई एक्सप्लिसिट मेंशन ना होना, या फिर प्रत्यक्ष रूप से लिखा ना जाना। आर्टिकल 200 में प्रत्यक्ष रूप से कोई सीमा नहीं लिखी गई, कोई समय सीमा नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 200 में प्रत्यक्ष रूप से कोई सीमा नहीं लिखी गई है, प्रत्यक्ष रूप से कोई समय सीमा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्यपाल को पूर्ण निषेधाधिकार मिल गया। अगर समय सीमा नहीं लिखे जाने का मतलब ये नहीं है कि उनका पूर्ण निषेधाधिकार, निषेधाधिकार मतलब वीटो, और पूर्ण निषेधाधिकार मतलब एब्सोल्यूट वीटो। पढ़ा होगा आप लोगों ने एब्सोल्यूट वीटो, इंग्लिश माध्यम वालों के लिए बता रहे हैं। एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण निषेधाधिकार का मतलब है एब्सोल्यूट वीटो। निषेधाधिकार, निषेध मना करना, अधिकार मना करने का अधिकार, पूर्णतः मना करने का अधिकार, तो एब्सोल्यूट वीटो। देखिए, हमारे संविधान ने कुछ सब निषेध अधिकार दिए हैं निषेध अधिकार दिए हैं राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी के पास निषेध अधिकार रहते हैं कि वो किसी भी विधेयक को पॉकेट कर सकते हैं, अपनी जेब में डाल सकते हैं, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं, जिससे कि वो विधेयक टल सकता है। किन्हीं विधेयकों के ऊपर पूर्ण निषेधाधिकार भी मिलता है, किन्हीं के ऊपर सस्पेंसिव वीटो मिलता है। सस्पेंसिव वीटो मतलब एक बार आप वापस भेज दीजिए। लेकिन गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास कोई ऐसा वीटो नहीं
संविधान में नहीं दिया गया। वैकल्पिक दिया गया है, 200 के अंदर थोड़ा सा बताया गया है, पर वो वीटो का नहीं है, वो वीटो नहीं है। दूसरी चीज, अगर वीटो है भी सही, न्यायाधीश ने कहा अगर वीटो है भी सही तो किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूर्ण निषेध अधिकार उनके पास नहीं है। और समय सीमा के अभाव को राज्यपाल पूर्ण निषेधाधिकार ना माने, ये बहुत जरूरी है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, इसी की व्याख्या करते हुए, आर्टिकल 200 की व्याख्या करते हुए, जब उन्होंने देखा यथास्थिति, जब उन्होंने कहा यथाशीघ्र यानी कि एज सुन एज पॉसिबल को जब उन दो बेंच की पीठ ने इंटरप्रेट किया, उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इसका मतलब है एक समय सीमा होनी चाहिए। यथाशीघ्र का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए। उन्होंने 3 समय सीमाएं निर्धारित करी, 3-3 महीने की, एक बारी गवर्नर के पास वो बिल पहुंचाने की, फिर प्रेसिडेंट के पास आरक्षित करने की, और उसके पास प्रेसिडेंट के पास की राय लेने के बाद वापस अगर बिल आ जाए तो उसके आधार पर भी 3 समय सीमा निर्धारित करी गई। वो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये उन्होंने समय सीमा मतलब वो एज सुन एज फिट, एज सुन एज पॉसिबल को हमारी इस बेंच ने इंटरप्रेट कर दिया, टू गिव अ टाइम लिमिट, एक समय सीमा देने के लिए इंटरप्रेट कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो हम समय सीमा दे रहे हैं उसका उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि उसके ऊपर अगर आपने उस सीमा का उल्लंघन किया तो आप न्यायपालिका के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे, आपके ऊपर केस या फिर आपके ऊपर न्यायिक कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कि जो एसेंट है, जो गवर्नर की स्वीकृति है, उसको एमिनेबल टू जुडिशियल रिव्यू कर दिया, यानी कि उसके ऊपर अब जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। ये आपकी उस 2 जज की बेंच ने पूछा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया इससे क्या होगा कि जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति एवं गवर्नर, उनको एक अवसर मिलेगा कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्यों किसी विधेयक को रोक रहे हो। जब एक चुनी हुई सरकार ने उसको पारित कर दिया तो तुम तो ना चुने हुए लोग हो, तुम्हें तो कोई चुनता भी नहीं है, तुम तो अपॉइंट किए जाते हो। जो चुनी हुई सरकार ने कोई विधेयक अपने विवेक से पारित किया है तो तुम लोग कैसे मना कर रहे हो, इसका स्पष्टीकरण देने के लिए भी बाध्य वो हो जाएंगे, उनको इसका अवसर भी मिलेगा। ये कारण रहा आपका। तो ये बात थी आपकी तमिलनाडु बनाम राज्यपाल में जो करी गई। देखिए अब मुद्दा क्या आता है, याद रखिएगा ये 2 बेंच की जजमेंट थी। अगर यही 5 या 6 बेंच की जजमेंट ने दिया होता शायद इतना बवाल ना उठता, परंतु जब संविधान को इंटरप्रेट करना होता है तो 5 जज की बेंच कम से कम बैठनी चाहिए, 5 जज की संवैधानिक बेंच बैठनी चाहिए, ये संविधान में ही लिखा है। तो एक जो आर्टिकल है, आर्टिकल 200 और 201 को एक 2 न्यायाधीशों की बेंच कैसे इंटरप्रेट कर गई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। अगर यही 5 या 6 या 7 जजों की बेंच ने किया होता तो इतना बड़ा मुद्दा ये ना बनता, ये मेरा मानना है। और शायद संवैधानिक के लिए भी यही है, संवैधानिक भी यही है। यही एक प्रश्न जो है हमारी राष्ट्रपति जी ने पूछा भी है कि क्या एक 2 जज की बेंच इतना बड़ा निर्णय ले सकती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान के इतने गहरे पहलुओं को छू सकती है। ये भी इन 14 प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा गया है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक जो है अनुच्छेद 142। ये भी यूज किया गया था इसी जजमेंट के दौरान। देखिए अनुच्छेद 142 है क्या, ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर अनुच्छेद है हमारे संविधान में। ये न्यायपालिका को एक बहुत जरूरी ताकत देता है। ये कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को, ये भी याद रखिएगा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ताकत है, इसको हम लोग लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं।
तो ये आर्टिकल 142 कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी समय ऐसा लगता है कि उसे पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए या पूर्ण न्याय करने के लिए कोई ऐसी डिक्री देनी है, ऐसा आदेश देना है, तो वो दे सकती है। और अगर ऐसा आदेश दिया जाता है 142 के अंडर, अनुच्छेद 142 को इस्तेमाल करते हुए, तो वो संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम के बराबर माना जाएगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमारे पास कोई ऐसी चीजें, ऐसे अधिनियम नहीं हैं जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष को पूर्ण न्याय दे सकें, तो वो पार्लियामेंट, संसद को ये ना कहे कि भाई तुम ऐसा कोई अधिनियम बनाओ, स्वयं एक निर्देश पारित कर सकती है जिसके ऊपर वो आर्टिकल 142 का ठप्पा लगा सकती है। आर्टिकल 142 के अंतर्गत वो आदेश पास कर सकती है और वो उस आदेश का जो ताकत है वो उसको उसी प्रकार माना जाएगा जिस तरीके से संसद द्वारा पास किया गया कोई और अधिनियम। इस चीज को दिमाग में लगा लीजिए। आर्टिकल 142 कई बार इस्तेमाल हो चुका है, यहां तक कि अयोध्या के जजमेंट में, जो अयोध्या की वर्डिक्ट आई थी जिसके अंदर राम मंदिर की भूमि का फैसला लिया गया था, उसके अंतर्गत जो मुसलमानों के लिए जो 5 एकड़ की जमीन अलग से आरक्षित करी गई थी नया मस्जिद बनाने के लिए, उसके लिए भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया था। तो इतना ही पावरफुल आर्टिकल है ये। और सबने एक नाम सुना होगा, विशाखा जजमेंट, विशाखा गाइडलाइंस। अगर किसी ने विशाखा गाइडलाइंस का नाम नहीं सुना तो मैं बता देता हूं आपको अभी। अगर विशाखा गाइडलाइंस का आपने नाम नहीं सुना तो जरूर उसको गूगल करिएगा। विशाखा गाइडलाइंस जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर करते हैं, यानी कि शारीरिक उत्पीड़न को वर्क प्लेस पे होने वाले किसी भी तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंशन के लिए जो गाइडलाइंस दी गई थी वो विशाखा गाइडलाइंस, उनको विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। हुआ क्या था थोड़ा बता देते हैं। देखिए 1990 के दशक में एक एनजीओ था विशाखा के नाम से, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे कि वैसे तो बहुत बड़ा लंबा केस है बट संक्षेप में मोटा मोटा बताता हूँ आपको। वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे कि हमारे देश में जो महिलाएं कार्यस्थल पे जाती हैं, जो ऑफिस में जाती हैं, उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रिवेंट करने के लिए कोई भी गाइडलाइंस या लॉ नहीं है। तब तक हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट नहीं आया था। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया कि हाँ ये बात सच है कि उनकी रक्षा के लिए कोई भी हमारे पास अधिनियम नहीं है। उस समय उस जजमेंट में विशाखा कुछ गाइडलाइंस दी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसको आगे चल के विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना गया। और यही गाइडलाइंस करीब अगले 10 साल तक, जब तक कि फाइनली संसद ने एक अधिनियम पास नहीं कर दिया गया, ये गाइडलाइंस पूरे देश में यूज होती रही। और इन गाइडलाइंस के आधार पर पुलिस, न्यायपालिका सबने काम किया, क्योंकि ये गाइडलाइंस आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 के अंतर्गत दी गई थी। तो ये इस तरीके से रही जैसे कि संसद ने कोई अधिनियम पारित किया है। तो ये बात आपको समझ जाना चाहिए कि आर्टिकल 142 एक बहुत ही अनूठा प्रावधान है। इसके अंतर्गत किया गया कोई भी आदेश उतनी ही ताकत रखता है जितना कि पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा पारित किया गया कोई और अधिनियम। उसके ऊपर हमारे देश के सभी कार्यकारिणी उसके लिए बाध्य रहेंगे। तो ये था हमारा 142 का। एक चीज और, 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक व्याख्या करी थी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर्टिकल 142 के अंदर जो ताकत मिली है वो एक संवैधानिक शक्ति है और इसको किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा सीमित या शर्तबद्ध नहीं किया जा सकता। यानी कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर कोई भी हमारी संसद या कोई विधानसभा कोई अधिनियम पारित करके इसके ऊपर संज्ञान या अंकुश नहीं लगा सकती। इसके ऊपर किसी भी तरीके का अंकुश कोई भी और हमारी लेजिस्लेचर या कोई भी मंत्रिमंडल नहीं लगा सकता। ये 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर
जजमेंट दे दी थी। तो ये था 142, 143 और आर्टिकल 200 पढ़ा हमने आज। इनके बीच में क्या समावेश चल रहा है, क्या डेवलपमेंट चली और क्यों हम इनको डिस्कस कर रहे हैं आज के डेट में, और क्यों इनके ऊपर इतना विध्वंस हो रहा है आपस में इनका, ये हमने डिस्कस किया। और क्या न्यायपालिका में क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं इनको लेकर, ये भी हमने जाना। अब जानते हैं कि आज की क्या स्थिति बनी हुई है। आज की स्थिति ये है कि ये जो पूरी रामकथा हमने पढ़ी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है और वो जो 14 क्वेश्चन राष्ट्रपति जी ने भेजे थे उनका संज्ञान ले रही है, उनके ऊपर सुनवाई शुरू की जा चुकी है, जैसा कि मैंने बताया। और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने तक एक ऑब्जर्वेशन, देखिए ऑब्जर्वेशन है ये, यानी कि एक जज ने दलीलें सुनते सुनते कुछ कहा है, अभी पूर्णतः ये फैसला नहीं है। ये दलील सुनते सुनते जो उस पीठ के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि अगर अनुच्छेद 200 के अंदर आप कुछ समय सीमा लगाते हैं तो वो ऐसा होगा जैसे कि संविधान का संशोधन करना। लेकिन आप याद रखिएगा, ये उनका एक व्यक्तिगत, जो उन्होंने उस समय जो दलील सुनते समय उस पीठ पर बैठे हुए एक ऑब्जर्वेशन करी थी, ये वो है। ये पूर्णतः फैसला नहीं है, यह फैसला धीरे धीरे आएगा और जैसे जैसे वह फैसला आता जाएगा यूपीएससी अखाड़ा आपको उसकी व्याख्या करता रहेगा, उसके बारे में समझाता रहेगा। ये लेक्चर आपको इसलिए बताया गया है कि आगे जो आने वाले डेवलपमेंट्स हैं, जो इसके रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट्स होंगे, जो आगे खबरें आएंगी, उनको आप समझ सके, ये संदर्भ उनका आप समझ सकें और आगे जो भी डेवलपमेंट होगी उसको आप अपने दिमाग में बैठा सके। साथ ही साथ यूपीएससी अखाड़ा तो है ही है, जो कि जैसे भी डेवलपमेंट होगी हम आपको बताते रहेंगे ऐसे ही एक सेशन लेकर। तो ये मोटा मोटा ये कहानी थी। अब एक प्रश्न कर लेते हैं, ये प्रश्न राज्यपाल की पावर्स के ऊपर है, एमसीक्यू प्रश्न है, असर्शन रीजन टाइप। पढ़ते हैं एक बारी। संविधान सिद्धांतों के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को पूर्ण या पॉकेट वीटो का अधिकार प्राप्त है। कहना चाहता है कि ये आपसे पूछना चाहता है कि मुझे बताइए, क्या राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो है या फिर पूर्ण निषेध अधिकार है? ये पूछा है। पहली चीज हमने अभी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो संवैधानिक सिद्धांतों में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में ना तो कहीं लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाता है गलत। एक कमाल की बात बताऊं, असर्शन रीजन जो होते हैं ना, सबसे आसान होते हैं सॉल्व करने। कारण आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट को बाहर करना है, आपके पास आंसर आ गया। हमारे पास आंसर वैसे आ चुका है। अरे माफ करिएगा, यहां पर एक चीज मैं ही मिस कर गया। यहां पे लिखा है नहीं है, नहीं है। हाँ नहीं है ना, ये बात सच है, तो यानी कि कथन एक हमारा ठीक है। दूसरी चीज, भारत का संविधान राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करने या उस पर अपनी सहमति देने के लिए स्पष्ट समय सीमा प्रदान करता है। करता है क्या? भारत का संविधान ये कह रहा है कि भारत के संविधान में कोई ऐसी निश्चित समय सीमा लिखी गई है कि राज्यपाल को उसी के अंदर अपना निर्णय देना है, तो ये गलत है। पहले वाला ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है क्या राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो है या नहीं। उसने पूछा, जैसे कह रहा है कि पूर्ण वीटो नहीं है, तो ये सही हो गया। दूसरी चीज ये कह रहा है कि क्या कोई एक्सप्लिसिट टाइम लिमिट दी गई है, क्या कोई स्पष्ट रूप से समय सीमा तय की गई है, नहीं की गई, तो कथन 2 गलत हो गया। आंसर हमारे पास आ गया सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। इस तरीके से प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है इस साल भी ये प्रश्न आएगा, ये निरंतर खबरों में बना ही हुआ है। इसी के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा
और कोई कमी हो तो बताइएगा। एक चीज़ और, अगर आपको ये लेक्चर लाइव सुनना हो, क्लासरूम में बैठ के सुनना हो, तो आप हमेशा आमंत्रित हैं, किसी भी समय आप आके क्लासरूम में इस लेक्चर को सुन सकते हैं। उससे पहले आप हमारी यूपीएससी अखाड़ा की हेल्पलाइन पे फ़ोन करके अपनी सीट बुक करवा लीजिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए शबा खैर।